माइंड मैप बायोलॉजी के यूनिट से जो कि है जेनेटिक्स का। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए माइंड मैप बायोलॉजी के यूनिट से जो कि है जेनेटिक्स का। और जेनेटिक्स में जो चैप्टर हमने लिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है माइंड मैप? माइंड मैप का मतलब है अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो किस तरह से आपका कल एग्जाम है और कितनी जल्दी आप इस पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप इस चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं। यानी कि 10 से 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर जो है आपको रिकॉल हो जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या था और हमने क्या क्या पढ़ा। वही है माइंड मैप जिसको मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस माइंड मैप को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्या मतलब होता है बच्चों, जानते हैं ना? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। कैसे? यही बताया था हमें किसने? द फादर ऑफ जेनेटिक्स सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, राइट। यानी कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे अबाउट द ग्रेगर जॉन मेंडल के वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और पूरे उन्होंने जो काम किया जेनेटिक्स को लेके उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जानते हैं ना हम लोग? ग्रेगर जॉन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था? पाइजम सटाइवम के ऊपर। किसके ऊपर था? पाइजम सटाइवम के ऊपर, राइट। क्यों ऑप्ट किया था ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाई ही चूज्ड पाइजम सटाइवम, राइट। ये बात आप लोग जानते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, वेरी नंबर ऑफ वेरिएशन उसमें देखने को मिलती है सीड्स के अंदर, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो आप इसको देखिएगा। तो यहां पर सर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात की गई। सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी की थी। अब यहां से एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो स्टडी की थी वो उनके कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। तो देखिए जरा उसमें जो यहां बात की गई थी कौन कौन से थे। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो चूज किया था उन्होंने वो ये थे सारे। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ये आपको पता होने चाहिए कि टॉल इसमें डोमिनेंट कौन सा था और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था, क्योंकि सवाल जो न्यूमेरिकल कई बार आता है वो इसी चीज को लेकर आता है। तो ये आपको 7 कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत कैरेक्टर्स थे उनके पास, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, या मैं कहूं कि बहुत सारे ट्रेट्स थे, जिसमें से उन्होंने ऑप्ट किया था कुल 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो क्या निकला उनका ग्रेगर जॉन मेंडल की स्टडी का? यहां से 3 लॉज निकले, राइट। क्या निकले? 3 लॉज। एक उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्या नाम दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्या नाम दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंसी का नाम दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या बताता है कि अच्छा एक चीज और, मैं वो चीजें नहीं बता रहा आपको इसमें जो आप टर्म्स जानते हैं ऑलरेडी कि भाई फिनोटाइप क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, एलेल्स क्या होते हैं, और जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या हैं, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है। अगर आप वो चीज जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इन टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो जरूर बना दूंगा, राइट। ऑलरेडी हमारा इस चैप्टर के ऊपर लेक्चर एक रिकॉर्डेड है, सो आप उसको जाके देखें अगर आपको इन टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम आती है तो। चलिए, सो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है, ओनली वन मेंबर ऑफ अ पेयर एक्सप्रेस इस इफेक्ट, यानी एक ही इफेक्ट कर पाया। आप जानते हैं ना उसमें कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें दोनों जो कैरेक्टर्स थे, यानी कि प्योर जो हाइट का उन्होंने कैरेक्टर लिया था और उसमें जो डिफरेंट ट्रेट्स थे हमारे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा था जो खुद को एक्सप्रेस कर पाया था। वहीं से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंसी को बताया, राइट। सो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन only one member of a pair express itself in the hybrid and it's called dominant, while the manifestation of the other is marked as known as recessive. तो दोनों में से जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उन दोनों में से एक ही जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, ये चीज हम जानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमें डिटेल स्टडी करने की इसमें जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जानते हैं आप लोग, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी हमें देखने को मिला था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट्स segregate from each other। तो यहां सच दैट गैमेट रिसीव ओनली one of the 2 factors,
यहां मैं बात कर सकता हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूं कि जैसे सपोज आपके पास ये आपके पेरेंट्स हो गए, है ना। अब यहां जब गैमेट्स इसमें से निकलेंगे तो एक निकला कैपिटल टी, एक निकला यहां पर स्मॉल टी। इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं गैमेटोजेनेसिस का नाम दे सकता हूं। इसको मैं किसका नाम दे सकता हूं, गैमेटोजेनेसिस का। तो यानी कि यही बात करना चाह रहा है। और यहां ये क्या बन गए, ये दोनों जो हैं ये गैमेट्स बन गए। ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the factors of a character pair present in the parents segregate from each other such that gamete receive only one of the two factor, दोनों में से एक ही जो है वो उसको रिसीव करेगा। यही बताता है हमें क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमें इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या फर्क है। तो ये चीज आपको समझ आई, ये चीज समझ आई कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे किस तरह से जब ये सेपरेशन हो रहा है और दोनों में से फ्रॉम ईच अदर द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। क्या ये बात समझ आई? तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी तरफ अगर मैं इसका एग्जांपल लूं इन शॉर्ट, दूसरा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, अब टू पेयर्स ऑफ ट्रेड में मैं आपको बता सकता हूं यहां पे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। किसका एग्जांपल ले सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का आप यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, segregation of one pair of characteristic is independent of the other pair of characters। आपने इसको देखा, आपने इसको किसमें देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को आपने देखा किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस कि इसमें जो मैं बात करता हूं, यहां ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सिंपली आप इसकी किसके ऊपर बेस्ड है, बेसिकली F2 जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। साधारण शब्दों में अगर मैं बहुत कम समय में बताना चाहूं तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, F2 जनरेशन के ऊपर बेस्ड है ये। जबकि ये जो है यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यहां पर हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये दो पेयर्स जो है आपने देखा ना उसमें कि किस तरह से हमने जो क्रॉस किया था, जो राउंड और जो ग्रीन या जो हमने रिंकल्ड राउंड शेप ली, रिंकल्ड लिया, ग्रीन लिया और येलो लिया, तो किस तरह से दोनों ने आपस में कंबाइन किया, राइट। ये चीजें हमें F2 जनरेशन में देखने को मिली जबकि F1 में देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, साधारण शब्दों में मैं इन कम समय में इतना बता सकता हूं आपको। सो टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ये चीज अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। सिंपली अगर आप कीवर्ड्स में समझना चाहें, अगर मैं आपको कम समय में बताना चाहूं तो ये याद रखिएगा, दैट इज बेस्ड ऑन द डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर F2 जनरेशन, या फिर F2 जनरेशन के ऊपर ये बेस्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे। इतनी बात समझ आई। दूसरा आता है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं मेंडल की थ्योरीज के, है ना। मेंडल ने जैसा कहा कि भाई एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा खुद को, या एक ट्रेट जो खुद को डोमिनेट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देखने को नहीं मिला। इसको हम क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का नाम भी हम इसको देते हैं। तो ये क्या हमें दिखाता है, ये हमें दिखाता है क्या, ये हमें दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब जो बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ते हैं वो कौन सा है, मिराबिलिस जलापा, राइट, याद है ना। तो द हेट्रोजाइगस ऑफ ऑफस्प्रिंग शोज इनहेरिटेंस कैरेक्टर बिटवीन टू पेरेंटल कैरेक्टर्स। सो देयर इज वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मिराबिलिस जलापा, व्हिच इज लाइक आप और भी एग्जांपल जैसे इसमें देखते हैं एंटीरिनियम, और इसके अलावा जैसे आप इसमें देखते हैं फॉल का एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो भी हम इसमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रेड और व्हाइट था। अब लेकिन जो हमें जो देखने को मिला, हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे कि सभी कैसे थे, ऑल वर पिंक। यहाँ कैसे थे सभी, ऑल वर पिंक। तो ये आप देखते हैं किसमें, ये आप देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। किसमें देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। दूसरा, यानी कि हम क्या कह रहे हैं इसको सिंपल वर्ड्स में, हम इसे कह रहे हैं कि भाई दोनों में से कुछ भी हमें नहीं दिखा, दोनों में से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इनकम्प्लीट में हम क्या कह रहे हैं कि F1 हमें F1 में
हमें दोनों में से कोई भी डोमिनेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, एक वर्ड में अगर हमें समझना है तो हम इसको इतना कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी हमें इसमें जो जनरेशन थी हमारी F1 जनरेशन, पेरेंट का कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। दूसरा जो हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा हम क्या देखते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब दोनों पेरेंट्स जो है हमें देखने को मिले। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों पेरेंट्स जो है हमें देखने को मिले, थोड़े थोड़े दोनों का जो पार्टिसिपेंट है वो रहा, दोनों ने पार्टिसिपेंट किया। ये हम कह सकते हैं सिंपल एक वर्ड में, किसके अंदर, कोडोमिनेंस के अंदर। किसमें कह सकते हैं हम, इसमें कोडोमिनेंस के अंदर हम इस तरह से कह सकते हैं। सिंपल कीवर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। बेस्ट एग्जांपल इज एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पढ़ते हैं आप इसमें, और हम इसके बाद पढ़ते हैं इसके अंदर, और हम पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इसमें म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, म्यूटेशन के बारे में। अब म्यूटेशन सिंपली अगर मैं कहूं आपको तो म्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंजेस, है ना। म्यूटेशन का मतलब क्या है, क्या कहती है हमें म्यूटेशन की डेफिनेशन बच्चा लोग, म्यूटेशन की डेफिनेशन कहती है सडन इनहेरिटेबल, म्यूटेशन क्या कहता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस व्हिच रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप्स एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आना, देखिए या तो उसके किसी एक बेस पेयर में चेंज आएगा या फिर कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ सकता है, राइट। इसको हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं इसमें पॉइंट म्यूटेशन, दूसरी आप पढ़ते हैं इसके अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से। तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब जब सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या पढ़ते हैं आप, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब कंप्लीट होना, लॉस होना, या लॉस कह रहा हूं, लॉस होना या फिर डिलीशन होना या गेन या इंसर्शन होना, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए के पूरे सेगमेंट में। कीवर्ड याद रखो, बहुत ज्यादा नहीं, कीवर्ड रिवीजन चल रही है। डीएनए सेगमेंट सिंगल बेस पेयर, डीएनए सेगमेंट सिंगल बेस पेयर, यही डिफरेंस है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और इसमें। बेस्ट एग्जांपल जो हम इसमें ले सकते हैं, टे सेक्स डिजीज, सेक्स डिजीज। ठीक है, तो टेसेक इसका एग्जांपल है किसका, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। इसके अलावा दो एग्जांपल म्यूटेशन के, फिर आप बात करते हैं इसके अंदर किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अब यहां से भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कुछ भी हो, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये चीज आपको बस इसमें याद रखनी है कि बर्ड्स में, और यहां पे आपको, ये तो ह्यूमंस का तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, तो आपको यहां क्या देखने को मिलता है, जब मैं बात करूं बर्ड्स की, तो मेल यहां पे होमोमॉर्फिक सेक्स दिखाता है हमें। मेल यहां पे क्या दिखाता है, मेल हमें होमोमॉर्फिक सेक्स दिखाता है, दैट इज होमोमॉर्फिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं इसको, होमोमॉर्फिक। जबकि फीमेल जो है, जो कि ZW आपको शो कर रही है, ये क्या है, फीमेल है। फीमेल आपको क्या दिखाती है, होमो के अलावा हेटेरोमॉर्फिक। इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है जी, हेटेरोमॉर्फिक। और ये तो आप जानते हैं मैकेनिज्म, ये बर्ड्स में हो गया। दूसरा ग्रास ऑफर में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ग्रास ऑफर में, तो XX और X नॉट जो यहां पे शो कर रहा है आपको, वो मेल का शो करता है, मेल ग्रास ऑफर। तो ये जो O है, या फिर मैं कहूं कि ये जो नॉट है, ये सिग्निफाई करता है मेल को। किसको सिग्निफाई कर रहा है यहां पे, मेल को सिग्निफाई कर रहा है ये। ठीक है जी, कि इसके अंदर सेकंड X क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है। इतनी बात समझ आई, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी वॉल्टर एंड सटन एंड थियोडर बॉवेरी ने, और ये आप नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ये नाम आप याद जरूर रखिएगा कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी जो प्रपोज की थी वॉल्टर सटन एंड बॉवेरी, दो नाम आता है किसमें, सटन एंड बॉवेरी का, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रा के ऊपर। और मॉर्गन ने कॉइन दी थी टर्म, मॉर्गन ने जो टर्म दी थी वो क्या दी थी, लिंकेज के दी थी, राइट। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जानते हैं ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को, जाके वीडियो में देखिएगा जो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लिंकेज होगी रिकॉम्बिनेशन, उतना हमें कम देखने को मिलेगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, जितनी ज्यादा लिंकेज होगी किसी क्रोमोसोम के ऊपर, अगर ये जीन प्रेजेंट है, जितनी ज्यादा ये लिंक करेगी आपस में, उतनी ही रिकॉम्बिनेशन हमें कम देखने को मिलेगी। और जितनी लिंकेज कम होगी, उतना रिकॉम्बिनेशन जो है वो
ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। इन शॉर्ट में यहाँ पे इतना बता सकता हूँ आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। आप जाके उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को पूरा देखिए आराम से, इंपॉर्टेंट है इसलिए डिटेल उसके ऊपर आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसमें ऊपर। तो इन्होंने स्टेट दिए थे कि दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलोगस पेयर, दे सेग्रीगेट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट। तो इनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी अकॉर्डिंग टू दिस वे। सो क्रोमोसोम्स इमॉर्टल हैं, ठीक है, समझते हैं। तो टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म अ होमोलोगस पेयर, तो ये इनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी। इन डेफिनेशन को हम ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट्स, तो आप उनको देखिएगा। दूसरा यहाँ पे हमें जो बताता है, एक टर्म आती है यहाँ पे मल्टीपल एलील को लेके, जो एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कॉर्डोमिनेंस का, तो उसमें भी आप उसको देख सकते हैं, जो मल्टीपल एलील को शो करता है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे प्लियोट्रॉपी को लेके। अब प्लियोट्रॉपी क्या है? एबिलिटी, इस पे सवाल कई बार पूछा गया है। एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव अ मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स एज इट इन्फ्लुएंस अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। क्या बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको प्लियोट्रॉपी का? आप प्लियोट्रॉपी का जो एग्जांपल मैं यहां पे दूं, सिंपल वर्ड्स में क्या है कि एक से ज्यादा कैरेक्टर को शो करना। एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट में मैं कहूं कि जो एग्जांपल अगर मैं दूं, सिकल सेल एनीमिया का हमने पढ़ा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या देखने को मिलता है कि यहां एक तो जो इसका एक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि हमने जो पढ़ा था कि इन पेशेंट को जॉन्डिस की कंडीशन जो है, या मलेरिया की कंडीशन जो है, वो हमें इनके अंदर कम देखने को मिलती है ना। ये हमने क्वेश्चन किया भी है अपने लाइव सेशंस के अंदर, हमने क्वेश्चंस किया भी है इसके ऊपर, तो जाके देखिएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक तो सिकल सेल एनीमिया वाला हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल एक तो सिकल सेल एनीमिया वाला हो गया कि वहां पर कैसे सिकल सेल तो बनी रही है, मल्टीपल इफेक्ट तो देखने को मिल रहे हैं हमें, आरबीसी में चेंजेस तो आ रहे हैं उसकी शेप में, उसके अलावा इन पेशेंट्स को मलेरिया के जो है वो इनके अंदर देखने को हमें कम मिलता है। तो दो इफेक्ट हमें देखने को मिले। एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं प्लियोट्रॉपी में, तो पी प्लांट का मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। पी प्लांट में भी हमें इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि प्लियोट्रॉपी को शो करता है। तो सिंगल जीन जो है वो सीड कलर या फ्लावर कलर को जो है शो करती है। सिंगल जीन जो है वो शो करती है अपने इफेक्ट्स को, सिंगल जीन शो करती है, ठीक है। अब चाहे वो फ्लावर कलर की बात हो या फिर मैं कहूं कि उसमें उसके सीड कलर की बात हो, तो ये हमें पी प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। फिर आता है साहब इसके अंदर आपका पेडिग्री एनालिसिस। क्या आता है? पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है जी। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, किसे कहते हैं हम? पेडिग्री। सो हियर वी हैव द पेडिग्री एनालिसिस, राइट। सो यहां पर है हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस, किसे कहते हैं हम? पेडिग्री एनालिसिस क्या है, क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस, क्या कहती है हमें डेफिनेशन हमें कहती है कि रिकॉर्ड ऑफ अकरेंस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली। किसी भी फैमिली में रिकॉर्ड्स, उनके जो जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि जो डिजीज अगर कोई ट्रांसफर हो रही है, तो उन सब चीजों का हमारे पास रिकॉर्ड है। या सिंपली ट्रेट का छोड़ो डेफिनेशन, छोड़ो डिजीज, छोड़ो सबसे सिर्फ ट्रेट। सो अकरेंस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसकी। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ट्रेस करता है इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और अ डिजीज को। इजी है, इस पेडिग्री चार्ट की हेल्प से, पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में होने वाली किसी पर्टिकुलर डिजीज को, कि भाई ये जो है वो ट्रांसफर हो सकती है एक पर्सन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, है राइट। तो उसमें ये हेल्प करता है और यही उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ट्रेस करना, पता लगाना, इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज। ये कुछ सिंबल्स आप देखते हैं इसमें, बहुत अच्छे से जानते हैं, एनसीईआरटी में बने हुए हैं आप लोगों के सिंबल से। तो सिंबल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं उनको देखिएगा, ठीक है। मैं सिंबल यहाँ पे हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, राइट। इतनी बात हुई। उसके बाद आते हैं इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। क्या आते हैं इसमें, आप क्या पढ़ते हैं इसके बाद? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आप इसमें पढ़ते हैं। अब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को हम दो टाइप से पढ़ते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स,
एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वो जो ट्रांसफर हो जाए मेंडल्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हालांकि चलिए रुक जाते हैं, पहले यहीं एक पे आ जाते हैं। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें कैसे देखने को मिलते हैं? इट इज कॉज्ड बाय ऑल्ट्रेशन, it is caused by alteration or mutation in the single gene. It is caused by the alteration or mutation in the single gene, right? Autosomal dominant like muscular dystrophy, example दिया हुआ। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड कौन से हो गए? सेक्स लिंक्ड हो गए जो हिमोफिलिया हो गया, राइट? ये हो गए हमारे सेक्स लिंक, ये हो गए हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो ट्रांसफर हो रहे हैं ऑन द बेस ऑन द कैरेक्टर्स और ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडल्स लॉ। दूसरी इसमें बात करते हैं हम किस पे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर। एब्सेंस होना या एक्सेस होना या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होना किसका? एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम में डिसजंक्शन होना या क्रोमोसोम में डिसफंक्शन होना क्रोमोसोम्स का, तो एब्सेंस होना या बढ़ना, उनके नंबर्स बढ़ना, वो कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनके अंदर हम प्लॉइडी हमें देखने को मिलती है, एनियोप्लॉइडी, इसका जैसे हम बोले एनियोप्लॉइडी, या ऐड होना, क्रोमोसोम नंबर का ऐड होना, 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2, 2n - 2। तो इस तरह से जो हम देखने को मिलती है हमें एनियोप्लॉइडी, हम इसको बोल सकते हैं। सो यहां जो हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी लेवल पे, हम कौन से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर। अब चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या फिर आपका क्लास 12th का, यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो दैट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1। तो ट्राइसोमी मतलब एडिंग होना इसके अंदर, ठीक है, ऐड हो जाना। फिर आता है क्लेनेन-फिल्टर सिंड्रोम XXY इन मेल। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम X0, यानी कि कुछ इस तरह से 45 + X0, राइट? तो इस तरह से आप इनको देखते हैं, फिर इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज जस्ट ए रिवीजन पैटर्न, राइट? रिवीजन पैटर्न कि आपको 15 से 20 मिनट में आपको किस तरह से शॉर्टली, जल्दी से आप किस तरह से पूरे चैप्टर की रिवीजन कर ले कि हाँ हमने ये सब पढ़ा था। अब देखिए हम यहाँ में डिटेल हम लोग नहीं पढ़ने बैठे हैं ना, हम लोग डिटेल यहाँ पे पढ़ने नहीं बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और सुपर सून हम आपके लिए लेके आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो, और जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, आपका 100% डाउट क्लियरेंस सेशन होगा वो। तो ये बात थी किसकी? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के माइंड मैप की। माइंड मैप में हम डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं माइंड पे कि अच्छा हमने मेंडल साहब के लॉ पढ़े थे, अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये पढ़ा, अच्छा ठीक है हमने डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर दो टाइप के पढ़े, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनहेरिटेबल और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अच्छा ठीक है उसके अंदर हमने ये वाले डिसऑर्डर पढ़े, उसमें ये पढ़े। सिर्फ इतना ही, जिससे कि आपको फटाफट से स्ट्राइक कर जाए, आपका कल एग्जाम है और तुरंत आप 15 से 20 मिनट में किस तरह से चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं, सिर्फ इतना पर्पस। चलिए आगे मिलता हूं मैं आपसे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।